नमस्कार। मैं अशोक राज आप सबका इस कोचिंग संस्थान में ग्लोबल आईएएस में हार्दिक स्वागत है। आज जो टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास का, मध्यकालीन इतिहास में हम पढ़ेंगे। अभी शुरुआत ही किया गया है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास का स्रोत क्या है, साधन क्या है, हम कैसे जानेंगे मध्यकाल में ऐसी घटनाएं हुई थीं। उन घटनाओं को जानने का हमारे पास साधन क्या है, साक्ष्य क्या है, स्रोत क्या है। इन घटनाओं के विषय में अनेक साक्ष्य दिखाई देते हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे पास जो साक्ष्य है, साक्ष्य एक साहित्यिक जो स्रोत है। साहित्यिक स्रोत मतलब होता है जो भी किताबें लिखी गई हैं, पुस्तकें लिखी गई हैं, इन पुस्तकों के आधार पर मध्यकालीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ में दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं, दूसरे नंबर पे विदेशी ये स्रोत, ये विदेशी स्रोत अर्थात जो विदेशी लोग आए भारत में, विजयनगर में या बहमनी में या उत्तर भारत में, कहीं भी जो भी आए, उन लोगों ने कैसे कैसे देखा, क्या देखा, सब चीज़ का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक अनेक पहलुओं पर चर्चा किया। इसके साथ में अगर देते हैं तो एक हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य है, अर्थात जो बहुत प्रकार की इमारतें या उत्खनन के माध्यम से प्राप्त हुए हों या ऐसे खंडहर के रूप में, उन सब को हम पुरातात्विक साक्ष्य में रखते हैं। तो दिल्ली सल्तनत की बात किया जाए, मध्यकालीन भारत में हम देखते हैं ये जो मध्यकालीन भारत है, मध्य भारत, मध्य भारत को समझना आसान है। इसको दो पार्टों में हम तोड़ लेते हैं मध्यकालीन भारत को। एक हो जाता है सल्तनत काल या कहिए दिल्ली सल्तनत, और दूसरा होता है मुगल पीरियड, मुगल काल। और उसे पूरे इतिहास को समझने के लिए हमारे पास इतिहास को रोचक बनाना है या उसको सरल बनाना है, बहुत ही आसान है। लोगों ने केवल इसको बहुत विस्तृत बना दिया है, लेकिन इतिहास बहुत ही सरल, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इतिहास को हम सबसे पहले प्राचीन इतिहास में तोड़ देते हैं, दूसरे नंबर पे मध्य इतिहास में, और तीसरे नंबर पे आधुनिक इतिहास में। और इसी मध्यकालीन इतिहास को हम यहाँ पर लाते हैं। और मध्यकालीन इतिहास को भी दो पार्टों में तोड़ दिया गया है, एक दिल्ली सल्तनत अर्थात सल्तनत कालीन, दूसरा मुगल काल। तो मध्यकालीन भारत में हमारे पास क्या स्रोत हैं, क्या साधन हैं, इसके बारे में हम समझेंगे क्या स्रोत हैं। तो पहला स्रोत हमारे पास आपको दिख रहा होगा, पहला स्रोत क्या है, ये है साहित्यिक स्रोत। तो हम आगे चलते हैं, ज़्यादा समय ना बर्बाद करके आगे हम चलते हैं। आगे साहित्यिक स्रोत में देखते हैं क्या लिखा गया है। अब देखेंगे यदि आप तो साहित्यिक जो स्रोत हमारे पास है, इसमें दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। दिल्ली सल्तनत में प्रत्येक सुल्तान के दरबार में अरबी और फारसी अनेक लेखक, अनेक विद्वान, इन सब का जमावाड़ा लगा रहता था। अर्थात ये लोग उनके दरबार में रहते थे, उनके दरबार में रहते थे, राजा की प्रशंसा, सुल्तान की प्रशंसा और इधर उधर की चीज़ें करते थे, देखते थे। तो इनकी रचनाओं, इन्होंने अनेक पुस्तक लिखा है। इन पुस्तकों की रचनाओं से
हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि कैसे कैसे घटनाएं घट रही थी, कैसे कैसे प्रशासनिक, कैसे कैसे राजनीतिक, कैसे सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, कैसे धर्म के आधार पर प्रशासन, ये सब किए जाते थे। इन पुस्तकों के आधार पे हमको जानकारी प्राप्त होता है। आगे हम चलते हैं। इसमें सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये साहित्यिक स्रोत में हमारे पास ये एक महान व्यक्ति हैं अलबरूनी। ये अलबरूनी जी हैं। अलबरूनी ने एक किताब लिखा है, इस पुस्तक का नाम है तहकीक ए हिंद। इसी को किताब उल हिंद भी कहते हैं, दोनों नाम एक ही है, चाहे तहकीक ए हिंद कहिए या किताब उल हिंद। इसी को अगला नाम लिख सकते हैं भारत की खोज। ये अलबरूनी महोदय ने लिखा है। इस पुस्तक से जो इन्होंने लिखा, इससे उस समय के भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों का पता चलता है। ये अलबरूनी जो महोदय हैं, ये प्रथम ऐसे मुस्लिम भारतविद थे। सबसे बड़ी विशेषता क्या है, यह अलबरूनी अनेक विषयों के ज्ञाता थे। ज्योतिष के, खगोल शास्त्र के, विज्ञान के, गणित के, कई विषयों के, अरबी के, कई भाषाओं के, कई विषयों के जानकार थे। इनका जन्म ख्वारिज्म में हुआ था। ख्वारिज्म, ये ख्वारिज्म कहाँ आता है? आधुनिक अगर बात करें, आधुनिक उज्बेकिस्तान में आता है। उज्बेकिस्तान, आधुनिक उज्बेकिस्तान का एक स्थान है ख्वारिज्म। और ये ख्वारिज्म उन दिनों शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। जैसे उस समय के या उसके बाद के समय में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में एक जगह होता था जौनपुर। इस जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था, क्योंकि शेरशाह सूरी के समय जौनपुर शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। जैसे इस समय अगर दिल्ली में देखेंगे, मुखर्जी नगर और करोल बाग शिक्षा का केंद्र है। ऐसे उस समय ख्वारिज्म में शिक्षा का केंद्र होता था और ये वहीं से पढ़े लिखे स्कॉलर थे। तो अगर ये पूछा जाए कि अलबरूनी की पुस्तक, तो ये है। और ये पुस्तक की भाषा जानना, किस भाषा में लिखा गया है, ये इम्पॉर्टेंट है। IMP इम्पॉर्टेंट। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद अरबी भाषा की पुस्तक है। किसने लिखा है? अलबरूनी ने। इनका जन्म जान चुके हैं और ये कई विषयों के ये जानकार थे। यहाँ तक के बारे में समझ में आ गया। अब ये किसके समय में आए थे, इनके बारे में जानना। किसके समय में? भारत पर अगर देखेंगे मुस्लिम आक्रांताओं में, तो महमूद गजनवी का नाम आता है, जिसने भारत पर लगभग सभी लोग जानते हैं 17 बार आक्रमण किया है। जिसका प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर दिखता है। ये सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, सभी जानते हैं, भगवान शिव का मंदिर। गदे से तोड़कर मूर्ति को फेंक दिया था। तो उन्हीं के समय में, उन्हीं के साथ में ये अलबरूनी भारत आए थे। आगे हम चलते हैं। इस अलबरूनी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये अलबरूनी 1018 से 19 के बीच में अगर देखेंगे, ये अलबरूनी महमूद गजनवी की सेना के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी की जब सेना आई थी भारत पर, जब आक्रमण किया महमूद गजनवी ने, उन्हीं के साथ में आया था। और अपनी पुस्तक जो है, पुस्तक में भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डाला। इसका मतलब इसकी पुस्तक से भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक
जीवन का विशद वर्णन मिलता है। हालांकि इनकी पुस्तक का किताब उल हिंद का बाद में अंग्रेजी में अनुवाद E.C. सचाऊ ने किया। पूछा गया प्रश्न है, किताब उल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले किसने किया है? E.C. सचाऊ। यहां तक समझ में आ गया। अगला दूसरा स्रोत की अगर बात करते हैं, दूसरा हमारे पास स्रोत जो है एक चचनामा है। चचनामा पुस्तक है। इस चचनामा का पुस्तक से हमको जानकारी जो प्राप्त होती है, अरबों ने सिंध को विजय कैसे किया, जो भारत में सिंध प्रांत था। सिंध प्रांत को सबसे पहले अरबों ने जीत लिया था। तो कैसे पता लगता है? इसी चचनामा से। इसी चचनामा का दूसरा नाम फतहनामा, फतेहनामा, फतहनामा, फतहनामा, फतहनामा कह सकते हैं या फतेहनामा कह सकते हैं। ये दोनों नाम एक ही है। और इसका बाद में अनुवाद अल कूफी ने किया है। बाद में अनुवाद किसने किया है? अनुवाद अल कूफी ने किया है। फारसी भाषा में अनुवाद किया है। और ये अल कूफी नसरुद्दीन कुबाचा के समय में थे। नसरुद्दीन कुबाचा के समय में थे। अब चचनामा का पुस्तक किस भाषा में लिखा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अरबी भाषा में लिखा गया है। और ये जो अलबरूनी द्वारा लिखा गया था, भारत की खोज, वो भी किस भाषा में था? अरबी में। तो दोनों अरबी भाषा में। तो यहाँ तक सबके समझ में आ गया। इस पुस्तक से भी हमको भारत के मध्यकालीन समय की स्थितियों का पता चलता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास एक महत्वपूर्ण पुस्तक आ रही है। इस पुस्तक को का नाम है ताज उल मासिर। बहुत बार पूछा गया ताज उल मासिर। ये जो ताज उल मासिर लिखा गया है पुस्तक, किसने लिखा है? हसन निजामी साहब ने लिखा। किसने लिखा है? हसन निजामी। ये पुस्तक सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जो हसन निजामी ने लिखा है, ये पहला ऐतिहासिक रचना है जिससे पता चलता कि भारत में मुस्लिम शासन के प्रारंभ कब से होते हैं, कैसे शासन करता है, किस प्रकार की घटनाएं थीं, ये सब जानकारी हमको ये ताज उल मासिर से मिलती है। कई बार पूछा गया है ताज उल मासिर का लेखक। डायरेक्ट मिलान करने के लिए भी आ सकता है, या पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट बना सकते हैं, वन लाइनर या कॉन्सेप्चुअल, चाहे जैसे। ताज उल मासिर का लेखक कौन है? हसन निजामी। ये किसके समय में आए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय की ये घटना है। और इसमें जो लिखा गया पुस्तक की जानकारी 1192 से लेकर 1206 तक का है। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का, अर्थात ममलूक वंश का पहला शासक बनता है। इसका मतलब ममलूक वंश का या गुलाम वंश का पहला शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। या यूँ कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत को किसने सबसे पहले स्थापित किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 में। हालांकि 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह से पराजित हो गया था। जबकि 1191 के तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। तो पूछा गया, कई बार मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज चौहान के तराइन के दूसरे युद्ध में पराजित होने के क्या कारण थे? कारणों पर चर्चा करें। क्या कारण थे? एक लाइन में बताने का हो सकता है, नहीं कि एक लाइन में बताने का, 150 शब्द में आ सकता है, 250 शब्द में। तो शब्द को देख करके आंसर, आपके पास मैटर तथ्य होना चाहिए। आगे हम चलेंगे, विस्तार पर इस पर चर्चा किया जाएगा। अभी हम इसके साहित्यिक स्रोत पर हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय की ये घटना है। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यह पुस्तक जो है दिल्ली सल्तनत की पहली सरकारी संकलित पुस्तक है। तो पहली पुस्तक है कुतुबुद्दीन ऐबक के समय की। इसका मतलब दिल्ली सल्तनत का पहला सरकारी संकलन या सरकारी पुस्तक कौन सी दिख रही है? ये ताज उल मासिर।
किसने लिखा है? हसन निजामी ने। याद करना, इतने पॉइंट इससे मस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ में एक इसका जो है और इम्पॉर्टेंट होता है, ये पुस्तक जो है पहली बार ऐसा है जो अरबी और फारसी दोनों भाषाओं में लिखा गया है। अभी तक जो पुस्तक मिल रहे थे वो पुस्तक केवल अरबी में मिल रहे थे, केवल अरबी में मिल रहे थे। ये पुस्तक अरबी और फारसी दोनों भाषाओं में लिखा गया है। तो पूछा गया ये भी प्रश्न है, ताजुल मासिर ये पुस्तक किस भाषा में लिखा गया है? अरबी और फारसी, ये दोनों भाषाओं में। यहाँ तक सबके समझ में आ गया है? ठीक, ओके, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है इस साहित्यिक स्रोत में। अगर साहित्यिक स्रोत में देखते हैं, इसमें एक पुस्तक हमारे पास है तारीख ए यामनी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसका लेखक उतबी है। और उतबी कौन थे? ये महमूद गजनबी के निजी अधिकारी थे। महमूद गजनबी के निजी अधिकारी का मतलब महमूद गजनबी के इतिहासकार थे, उनके समय के। महमूद गजनबी के समय के इतिहासकार, प्रसिद्ध इतिहासकार, सरकारी आदमी, कुल मिलाकर के सरकारी व्यक्ति, सरकारी आदमी कहना ठीक नहीं, सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट जैसे इस समय होते हैं उसी तरीके के सरकारी मतलब इतिहासकार थे। तो ये उतबी जो है महमूद गजनबी के समय के निजी अधिकारी थे। इन्होंने पुस्तक क्या लिखा है? तारीख ए यामनी। भाषा इनकी कौन सी है? अरबी। जबकि इसके पहले कौन सी भाषा थी? इसके पहले, ठीक पहले जो देखे थे, ताजुल मासिर की पुस्तक की रचना अरबी और फारसी दोनों में था। ये किस में लिखा गया है? अरबी में केवल। और दूसरी विशेषता क्या है? इसमें सुबुक्तगीन और महमूद गजनबी के इतना के शासन का इतिहास का पता लगता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, फिर भी जान लीजिएगा, सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है इसमें। यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा? अभी तो किसी को कोई डाउट हो तुरंत बोलें। क्लियर हो गया? ठीक, ओके। ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें है क्या? देखिए, ये तारीख ए जहां गुस्सा, ये भी है, पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिखता है, फिर भी जाने रहिएगा। तारीख ए जहां गुस्सा, इसकी रचना जो है अलाउद्दीन अतामलिन जुबैनी ने किया था। एक पुस्तक है सियासतनामा। ये सियासतनामा जो देख रहे हैं पुस्तक, इस ग्रंथ का लेखक कौन है? निजाम उल मुल्क तूसी। निजाम उल मुल्क तूसी ने क्या है ये पुस्तक? इस पुस्तक में प्रारंभिक तुर्क शासकों के शासन का जानकारी मिलता है, साथ में इसमें गुलामी तथा दासों के प्रशिक्षण की भी जानकारी मिलती है। ये तो सियासतनामा बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पूछा जा सकता है, पूछा भी गया। सियासतनामा निजाम उल मुल्क तूसी द्वारा लिखा गया है। इसमें प्रारंभिक तुर्क शासकों का उल्लेख है। इसी पुस्तक में गुलामी और दासों के प्रशिक्षण की भी, अर्थात उस समय गुलाम ज़्यादा होते थे, गुलाम की खरीदारी होती थी, गुलामों को प्रशिक्षित किया जाता था, शिक्षा दिया जाता था, किस लिए? अच्छे उद्देश्यों के उद्देश्य से। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसको नोट करना है, आगे चलते हैं। आगे देखिए भैया, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? एक तबकात नासरी। तबकात नासरी ये पुस्तक जो है, तबकात नासरी ये पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा क्या है और ये लिखा किसने है? सबसे बड़े इम्पोर्टेंट, इसकी रचना मिनहाज उस सिराज ने किया है। तबकात नासरी की रचना किसने किया है? मिनहाज उस सिराज। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये पुस्तक जो है, जो लिखा गया है मिनहाज उस सिराज द्वारा, ये मिनहाज उस सिराज काजी के पद पर भी थे।
सदर जहां के पद पर भी थे और नासरी मदरसे का प्रधान भी थे। मदरसा था जिसका नाम नासरी था, उसी के प्रधान के मुख्य आदमी थे, जैसे प्रिंसिपल होते हैं विद्यालय में। और काजी का मतलब होता है, सदर जहां का मतलब होता है कि न्यायाधीश। न्यायाधीश और बड़ा न्यायाधीश, दो प्रकार के न्यायाधीश। जैसे अपने यहाँ इस समय हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, उसमें जज बनते हैं, ऐसे काजी का मतलब न्यायाधीश से, जज से है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस पुस्तक में जो है नसरुद्दीन महमूद मोहम्मद पैगंबर से लेकर, पैगंबर जो है इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब के समय से लेकर नसरुद्दीन महमूद तक के इतिहास की जानकारी प्राप्त होता है। अब इसमें जो नसरुद्दीन महमूद है ये कौन था? ये गुलाम वंश का 8वां शासक है। गुलाम वंश का कौन सा शासक है? 8वां शासक। गुलाम वंश का 8वां शासक था नसरुद्दीन महमूद। ये सभी जान रहे होंगे। नसरुद्दीन महमूद तक का इतिहास का हमको जानकारी मिलता है तबकात नासरी से, जिसको किसने लिखा? मिनहाजुस सिराज। जब हम गुलाम वंश में चलेंगे, गुलाम वंश में एक एक स्टेप बाय स्टेप उसके प्रशासनिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उस समय आपका ये पुस्तक और पुस्तक के लेखक का नाम याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। किस भाषा में लिखा गया, क्यों लिखा गया, क्या घटनाएं हैं, ये सब स्वतः कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। जितने फैक्ट लगभग हैं सब कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट तैयार किया जाएगा। अभी क्या है, अभी हम साहित्यिक स्रोत बता रहे हैं कि क्या स्रोत हमारे पास हैं जिससे हम मध्यकाल के बारे में जानकारी लेते हैं। तो यहाँ तक का जानकारी मिलता है। एक चीज इसमें और है, इसमें प्रारंभिक तुर्क वंश के संदर्भ में जानकारी मिलती है और ये सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ये मिनहाजुस सिराज जो है, इन्होंने तबकात नासरी में सबसे ज़्यादा अगर प्रशंसा किया है, सबसे अच्छी बात बताया है, अर्थात किसी सुल्तान की अगर इन्होंने प्रशंसा किया है तो सबसे ज़्यादा नसरुद्दीन महमूद की प्रशंसा किया है। इनके अनुसार, इस पुस्तक के अनुसार, नसरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत का सबसे आदर्श सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का सबसे आदर्श सुल्तान कौन था? ये नसरुद्दीन महमूद। इनको जो है सबसे बेस्ट शासक बताए हैं इन्होंने। यहाँ तक के समझ में आ गया। यहाँ से प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक शब्द इंपॉर्टेंट है, याद करना है, समझना है, रटना नहीं है। आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर ए खुसरो भारत के ही हैं और इनका जन्म अगर बात करेंगे पटियाली में हुआ था। पूछा गया कई बार, खास करके यूपी पीसीएस, यूपी समीक्षा अधिकारी में, अदर में भी पूछे जाते हैं। यूपी से ज़्यादा, चूंकि ये यूपी के ही थे। पटियाली ये कहाँ पर है? इस समय कासगंज जिला में आता है, कासगंज डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये कासगंज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का कासगंज जिला है जिसमें पटियाली इनका एक तहसील पड़ता है, पटियाली जगह है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। हालांकि ये कासगंज पहले एटा जिले में आता था, तो इसलिए अगर ये ना लिखे तो एटा भी लिख सकता है, लेकिन यही है अब वर्तमान में। इसके पहले कासगंज जिले का नाम कांसी रामनगर था, जब मायावती ने इस जिले को बनाया था। सुश्री मायावती यूपी की मुख्यमंत्री थी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ये जो अमीर खुसरो हैं,
इन्होंने कई पुस्तक लिखा है, ये बताऊं गलत लिखा है, इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं जिसमें तुगलकनामा, आशिका, कई महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तुगलकनामा कई बार पूछा गया है, तुगलकों के बारे में जानकारी मिलता है। आशिका में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी मिलता है, अलाउद्दीन खिलजी के बेटे और गुजरात के राजा रायकर्ण देव की पुत्री देवल देवी के बारे में जानकारी मिलती है। ये अमीर खुसरो जो है 8 शासकों का, इन्होंने 8 शासकों का 8 सुल्तानों का शासन देखा था। पूछा जा सकता है अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के कितने शासकों का शासनकाल देखा था, तो 8, बहुत ज़्यादा। और ये जो है बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक के समय तक दरबार को सुशोभित करते रहे थे। बलबन कौन थे? ये गुलाम वंश के बहुत ही शक्तिशाली, क्रूर भी कह सकते हैं, शक्तिशाली शासक हुए थे, सुल्तान हुए थे। और इल्तुतमिश के आगे पढ़ने को मिलेगा, इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद में पूरा जो तुर्कान चिहलगानी था अर्थात चालीसा दल, उसके प्रमुख यही थे, मुखिया यही थे, सर्वे सर्वा यही थे। और बाद में ऐसा माना जाता है ये बलबन ने अपने दामाद को विष देकर या किन्हीं कारणों से मार करके स्वयं गद्दी प्राप्त करते थे। तो आगे मिलेंगे बलबन के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, चूँकि बलबन की और अलाउद्दीन की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं, धार्मिक सामाजिक व्यवस्थाओं पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक के शासन काल तक ये अमीर खुसरो काफ़ी लंबे समय तक रहे। इनको तूती-ए-हिंद के उपनाम से जाना जाता था। तूती-ए-हिंद या तोतिया-ए-हिंद के उपनाम से जाना जाता था। और इनकी खास विशेषता क्या है? इन्हें यानी कि अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक माना जाता है इन्हें। और साथ में हिंदी का पहले ऐसे मुस्लिम हैं, कवि हैं जिन्होंने हिंदी का खुलकर प्रयोग किया अपनी रचनाओं में, बोलने में, रचनाओं में, मुख्य रूप से रचनाओं में हिंदी का प्रयोग खुलकर किया। और उसी हिंदी को हिंदवी भी नाम दिया गया, हिंदवी। हिंदवी 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 का खुलकर इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया। खड़ी बोली का इन्हें जनक भी माना जाता है। ये प्रथम ऐसे मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्द का खुलकर प्रयोग किया। और इन्हें तुर्कल्लाह की उपाधि भी मिला था। तुर्कल्लाह पूछा तो अभी नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है। बाकी इसमें सब के सब पूछे जाते हैं घूम फिर करके। तो यहाँ तक याद करना है, समझना है, रटना नहीं है, ध्यान देना। आगे चलते हैं। इन्हीं अमीर खुसरो पर अब आ जाते हैं। इनकी रचनाएं जो हैं, इनकी रचनाएं हम देखते हैं क्या हैं। इनकी रचनाओं में देखिए, हमने बताया था आशिका, जो देवल रानी और खिज्र खां के बारे में बताया गया है। दूसरा है तुगलकनामा है। एक है एजाज खुशवरी है, नूर सिपहिर है, कीरान उस सदायन, ये भी पूछा जाता है, कीरान उस सदायन। और मिफ्ताह उल फुतूह, ये भी पूछ लेते कभी कभार। तो जो कीरान उस सदायन है, इसमें बुगरा खां, जब बुगरा खां आगे मिलेगा, बुगरा खां पश्चिम बंगाल से जीत करके आता है अपने बेटे से मिलने के लिए, अपने बेटे कैकुवाद से मिलने के लिए आता है। तो उसमें कैसे मिलने में बाधाएं आती हैं, अगला शासक मिलने नहीं देता है। तो ये सब पूरी की पूरी कहानी इस किताब में लिखा गया है।
इसी किताब को पढ़ने के आधार पर हमारे इतिहासकारों ने एक निष्कर्ष निकाला, इस तरीके की घटनाएं थी, इस तरीके के रोचक थी। आज कई पुस्तकों में इस तरीके की रचनाएं मिलती है। तो जो हमारे पास स्रोत है, ये स्रोत अमीर खुसरो के पुस्तक से मिलती है। इस पुस्तक का नाम है कीरान उस सदायन। आगे एक पुस्तक और है मिफ्ताब उल फुतूह। तो इसमें जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान का उल्लेख मिलता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये तो भैया इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तुगलकनामा भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुगलकनामा में तुगलक वंश के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। आशिका भी कई बार पूछा गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे चलें। ठीक, आगे देखिए, इसमें जो खजाइन उल फुतूह है, इसके बारे में, खजाइन उल फुतूह, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के दक्कन अभियान के बारे में जानकारी मिलती है। साथ में मंगोलों के आक्रमण की भी जानकारी मिलती है। रानी देवल की कहानी बता दी है अभी हम। नूर सिपिहर में अलाउद्दीन के पुत्र और मुबारक खिलजी के शासन का वर्णन मिलता है। तुगलकनामा गयासुद्दीन तुगलक के विजयों का उल्लेख करता है, इंपॉर्टेंट है। तुगलकनामा में मुख्य रूप से किसके बारे में? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक हम आगे मिलेगा। गयासुद्दीन जो तुगलक थे, ये तुगलक वंश के संस्थापक। तो वहां पर आगे विस्तार में तुगलक वंश पर चर्चा किया जाएगा। तुगलक वंश के बारे में हमको जानकारी तुगलकनामा से भी प्राप्त होती है, जिसे अमीर खुसरो ने लिखा है। यहां तक क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अगला पुस्तक देखिए हमारे पास क्या है, सीरत ए फिरोज शाही। सीरत ए फिरोज शाही। ये जो सीरत ए फिरोज शाही है, इसके लेखक का नाम का पता नहीं है, लेकिन ये रचना जो है 1370 में फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ है। किसके समय में हुआ है? फिरोज शाह तुगलक के समय में। यह एक प्रकार से ऐसा माना जाता है, अफीफ का जो पुस्तक, अफीफ, इनका पुस्तक तारीख फिरोज शाही का ही एकमात्र संकलन ऐसा लगता है कि जो अफीफ ने तारीख फिरोज शाही लिखा है, उसी का कुछ निष्कर्ष निकल के आता है कि उसी से मिलता जुलता ये लिखा गया है। तो हालांकि हमको उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन तारीख फिरोज शाही को जानना है। तारीख फिरोज शाही अफीफ ने भी लिखा है, और तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी ने भी लिखा है। तो तारीख फिरोज शाही दोनों कैसे लिखते हैं? इसका मतलब शुरुआत के जो पार्ट हैं उसको अफीफ ने लिखा था। बाद में जब अफीफ का मृत्यु हो जाता है तो उनके बाद में जियाउद्दीन बरनी आते हैं। तो जियाउद्दीन बरनी उस शासक के समय में घटना लिखते हैं। फिर अगला जब नया शासक बनता है, उनके भी समय में ये जियाउद्दीन बरनी लिखते हैं तारीख फिरोज शाही। इसका मतलब पुस्तक एक है और लेखक दो। शुरुआत में किसी ने और लिखा, बाद में किसी ने और। तो तारीख फिरोज शाही जो लिखा गया है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? जियाउद्दीन बरनी और अफीफ। अफीफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जियाउद्दीन बरनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये जियाउद्दीन बरनी ने फतवा ए जहांदारी भी लिखा है, कुब्बत उल तारीख भी लिखा है, सना ए मुहम्मदी भी लिखा है, इनायतनामा ए इलाही भी लिखा है, मासिर ए सआदत लिखा है, हसरतनामा भी लिखा। ऐसे कई ग्रंथों का लिखा है, लेकिन तारीख फिरोज शाही भूलना नहीं मेरे दोस्तों। तारीख फिरोज शाही भूलना बिल्कुल नहीं। किसने लिखा? जियाउद्दीन बरनी ने, है ना। और इसमें किसका उल्लेख होगा? नाम से पता चल रहा है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में ये ज़्यादा से ज़्यादा विधिवत जानकारी, फिरोज शाह तुगलक की प्रशंसा इसमें जियाउद्दीन बरनी ने किया है। इसका मतलब फिरोज शाह जो शाही है, ये पुस्तक किसको समर्पित है? फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक के बाद में बनने वाले शासक। और फिरोज शाह तुगलक के बाद में कौन बनेंगे? मोहम्मद बिन तुगलक, जिससे आप लोग पागल बादशाह के नाम से, विद्वान बादशाह के नाम से जानते हैं। अभी मैं
प्रशासनिक ढांचा, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक ढांचा नहीं बता रहा हूँ। अभी मैं केवल इतना ही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम इतिहास कैसे जानेंगे, हमारे पास क्या साक्ष्य हैं, क्या साधन हैं, क्या स्रोत हैं। तो ये साहित्यिक स्रोत में ये सब पुस्तकें, कई पुस्तकें हैं। उन पुस्तकों में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछा जाता, उन्हीं को आपको समझना है। आगे चलते हैं। आगे भैया क्या है, सीरत फिरोज शाही, ये तो हो गया है। दूसरा देखिए साहित्यिक स्रोत में तारीख जो फिरोज शाही है, ये तारीख फिरोज शाही, इसमें क्या है, बलबन के सिंहासन रोहण से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के 6ठे वर्ष तक का वर्णन है। इसका मतलब जो तारीख फिरोज शाही शुरुआत में लिखा गया था अफीफ द्वारा, बाद में कौन बनते हैं, जियाउद्दीन बर्नी। तो जियाउद्दीन बर्नी का ज़्यादातर शासनकाल किसके समय में दिखता है, फिरोज शाह तुगलक के समय में, इन्हीं की प्रशंसा दिखता है। फिरोज शाह तुगलक के 6ठे वर्ष तक का उल्लेख करते हैं, उसके बाद में उनका जो है, समझिए ना। तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल तक का वर्णन है। इसमें कहाँ से लेकर, बलबन के शासनकाल से लेकर। और इस पुस्तक में तत्कालीन, तात्कालीन होता है, तत्कालीन नहीं, तात्कालिक जो है सामाजिक आर्थिक दशाओं का उल्लेख मिलता है। कैसे, सामाजिक और आर्थिक, कैसी स्थिति वहां पे थी, समाज का क्या स्थिति था, कैसा उनकी अर्थव्यवस्था था। एक पुस्तक और मिलेगा, फतवा ए जहांदारी, ये भी पूछा गया है। किस पुस्तक में, शरीयत के अनुसार, शरीयत माने होता है इस्लामिक कानून, शरीयत के अनुसार मुस्लिम शासकों के लिए आदर्श राजनीतिक संहिता का वर्णन मिलता है। आदर्श राजनीतिक संहिता, देखिए आदर्श, ये राजनीतिक संहिता ये अलग है, आदर्श आचार संहिता ये अलग है। आदर्श आचार संहिता अब आया है, देश की स्वतंत्रता के बाद में भारत में अब चल रहा है। ये आदर्श राजनीतिक संहिता ये शरीयत के अनुसार था। शरीयत का मतलब मुस्लिम जो लॉ है, मुस्लिम कानून है, मुस्लिम शासकों के लिए उत्तम बताता है। ये फतवा ये जहांदारी किसने लिखा है, ये भी जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। इसके पहले अभी हम बता चुके हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, दोनों इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे तारीख मुबारक शाही, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है इसमें। ये तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही किसने लिखा है, यहिया बिन अहमद सरहिंद ने लिखा है। इसकी रचना किसने किया है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। सरहिंदी इनका उपनाम है, ध्यान देना है, याहिया बिन अहमद इनका नाम है, सरहिंदी उसमें जोड़ दिया गया है। तो तारीख मुबारक शाही ये पुस्तक जो है एकमात्र ऐसा पुस्तक है जो सैयद वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी देता है। सैयद वंश, अगर दिल्ली सल्तनत में बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया है। एक गुलाम वंश जिसे ममलूक वंश भी कहते हैं, सलवरी यानी कि दास व्यवस्था वाले, जिसमें गुलाम होते थे सब के सब। इसके बाद में कौन आते हैं, खिलजी वंश आते हैं। ये खिलजी वंश सबसे कम शासन करता पूरे दिल्ली सल्तनत में। इसके बाद में तुगलक वंश आता है, ये तुगलक वंश सबसे ज़्यादा शासन करता है पूरे दिल्ली सल्तनत में। इसके बाद में सैयद वंश आता है, इसमें मात्र 4 शासक हुए हैं। और सैयद के बाद में लोदी वंश आता है, और लोदी के बाद में बाबर आ जाते हैं इब्राहिम लोदी को पराजित करके। इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा शासक था जो रणभूमि में, युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया था। और लोदी वंश के समाप्त होते ही दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया और एक मुगल नया यानी कि नया वंश आ गया बाबर के आते ही। उसके आगे पढ़ेंगे तो हम देख रहे हैं ये यहिया बिन अहमद जो सरहिंदी है, इन्होंने क्या लिखा है, तारीख मुबारक शाही।
इस तारीख मुबारक शाही से हमको सैयद वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सैयद वंश एकमात्र ऐसा यह एकमात्र ऐसा पुस्तक है तारीख मुबारक शाही जिससे सैयद वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और सैयद वंश के बारे में जानकारी देने वाला हमारे पास कोई दूसरा पुस्तक नहीं है। सैयद वंश में कुल 4 शासकों ने शासन किया था। 4 शासकों ने 2000 जो 23 का यूपी में समीक्षा अधिकारी का पेपर 2024 में हुआ था, उसमें इन 4 शासकों का क्रम पूछ लिया था। तो सबसे पहला यहीं पे जान लीजिए थोड़ा सा, इन 4 शासकों में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। ये खिज्र खां ये पहला ऐसा शासक दिखता है पूरे दिल्ली सल्तनत में जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था, बल्कि इसने रैयत ए आला यानी कि किसी के अधीन राजा रैयत ए आला के नाम से शासन किया। खिज्र खां जो अलाउद्दीन का बेटा था वो दूसरा था, वो खिलजी वंश में था। ये दूसरा खिज्र खां है, ये सैयद वंश का शासक है, नहीं तो आप उसको समझने लगे। वो खिलजी वंश में था, खिलजी वंश में अलाउद्दीन का बेटा, खिलजी के बाद में कहाँ तुगलक आएगा, 94 वर्ष तक शासन करेगा, फिर उसके बाद ये आएगा, तब से वो थोड़े जीता रहेगा। तो ये खिज्र खां संस्थापक है। इसके बाद में अगर देखेंगे, इसके बाद में कौन आता? मुबारक शाह आता है। कौन आता है? मुबारक शाह। मुबारक शाह। इसके बाद में कौन आता है? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। और इसके बाद में कौन आता है? एक और आता है आलम शाह। कौन आता है? आलम शाह। ये 4 ही केवल हैं, इनका क्रम पूछ लिया था भाई। 4 ही है तो 4 का क्रम पूछा जा सकता है। लोदी में सबको याद रहता है, पहले बहलोल लोदी, फिर उसके बाद सिकंदर लोदी, फिर उसके बाद इब्राहिम लोदी। ये लोदी में केवल 3, इसमें 4। इन चारों के नाम में कंफ्यूजन नहीं होइएगा, इंपॉर्टेंट बनता है। तो सैयद वंश में के बारे में हमको जो जानकारी मिलता है, मात्र एक पुस्तक है, एक स्रोत, ओनली वन। ये यहिया बिन अहमद का है, एकमात्र है। यहाँ तक सबके समझ में आ गया। दूसरी एक पुस्तक और आपको मिलेगा, फुतूहात-ए फिरोज शाही। फुतूहात-ए फिरोज शाही, इसकी रचना स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फुतूहात-ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया है? स्वयं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक वंश का सबसे अच्छा शासक माना जाता है। कई कष्टकारी अर्थात मान के चलिए 24 पूछा गया है, 24 कष्टकारी जो कर थे, कर को समाप्त कर दिया था, उनके स्थान पे कुछ ही कर रहने दिया था, और कई महत्वपूर्ण नहरों का निर्माण कराया था, जिसमें उलूग खानी, जहाज रानी बड़े नहर थे। आगे हम तुगलक वंश में जब इसका टॉपिक आएगा तो उस पर चर्चा करेंगे, फिरोज शाह तुगलक पर। उन नहरों का क्या योगदान हुआ, सबसे पहले नहर किसने बनवाया, नहर से क्या लाभ हुआ, कृषि पर, कृषि के साथ आर्थिक पर, फिर आर्थिक से राजनीतिक पर, राजनीतिक के साथ प्रशासनिक पर, एक सिस्टम बनता जाएगा। तो इस पे हम उस पर चर्चा करेंगे। अभी वर्तमान में आपको ये जानना है फुतूहात-ए फिरोज शाही किसने लिखा है? स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने। इससे फिरोज शाह तुगलक के शासन के प्रबंध, सैन्य अधिकारी और नीतियों का वर्णन मिलता है। देखिए एक चीज और है, जो पुस्तक स्वयं शासक लिख रहा है अपने बारे में, अपने प्रशासन के बारे में, तो अच्छा ही लिखेगा, बुरा लिखने का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन
ये माना जाता है और भी पुस्तकों से कि इसने कार्य अच्छा किया था। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का अकबर या दिल्ली सल्तनत का दूसरा अकबर ये कह सकते हैं, दिल्ली सल्तनत का अकबर या दूसरा अकबर भी कह सकते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का अकबर इसे कहा जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे और वर्तमान में इतना याद करिए। आगे चलते हैं। एक हमारे पास पुस्तक है फवाद उल फुआद। इसकी रचना अगर देखेंगे, इसकी रचना अमीर हसन सिज्जी ने किया है। ऐसे समझ लीजिए, इसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें शेख निजामुद्दीन औलिया के वार्तालाप का संग्रह है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। निजामुद्दीन औलिया का नाम आगे जब हम पढ़ेंगे उसमें मिलेगा। इसी शेख निजामुद्दीन औलिया के जो हैं शिष्य अमीर खुसरो हुआ करते थे, उन पे भी चर्चा करेंगे। शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में रहते थे। इनके नाम से दिल्ली पर एक रेलवे स्टेशन भी है, हजरत निजामुद्दीन के नाम से रेलवे स्टेशन जंक्शन है। वो अलग चीज़ें पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है निजामुद्दीन औलिया का खानकाह कहाँ था। खानकाह, खानकाह सभी लोग जानते होंगे, कमेंट करके बताइए खानकाह क्या होता था। दिल्ली सल्तनत में या सूफी संत के संदर्भ में खानकाह क्या होता था, व्हाट। तो वहीं पे इनका खानकाह कहाँ पर था, हालांकि ये दिल्ली में ही थे। इनके वार्तालाप का संग्रह इस पुस्तक में मिलता है, फवाद उल फुआद में। और इसमें तत्कालीन धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्य पर प्रकाश पड़ता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक रचना और दिखती है खैर उल मजलिस। ये जो खैर उल मजलिस है, खैर उल मजलिस, इसकी रचना हामिद कलंदर ने किया है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है इसमें शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी के वार्तालाप का संग्रह ये भी है। जैसे निजामुद्दीन औलिया थे, ठीक उसी तरीके से शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी ये भी सूफी संत थे। इनके वार्तालाप का इसमें संग्रह है। यह अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण और मंगोल आक्रमण के प्रभाव की जानकारी देता है। कौन? ये पुस्तक हामिद कलंदर ये लिखे हैं। थोड़ा सा इसको भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर देखिएगा। अगला जो इसमें हमारे पास हैं, नए हम टॉपिक की ओर मूव कर देते हैं। साहित्यिक स्रोत के साथ साथ हमारे पास विदेशी साक्ष्य भी हैं। इसका मतलब जो भारत में अनेक विदेशी आए, वो यात्रा के रूप में आए या व्यापार के रूप में आए, किन्हीं भी प्रकार से आए, उन्होंने भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक ढांचा जो भी लिखा, उनका वर्णन हम उन किताबों को पढ़ने से अध्ययन करते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं होती थी, इस प्रकार की स्थितियां भारत में थी। तो ये जो विदेशी यात्री हैं, इन विदेशी यात्री में हम पहले नाम इनका देखते हैं। इन विदेशी यात्रियों में मार्को पोलो। मार्को पोलो कहाँ के निवासी थे? इटली के। मार्को ये पोलो हैं इटली के। मार्को पोलो बहुत इम्पोर्टेंट यात्री दिख रहे हैं। ये चीन के सम्राट कुबलाई खां के दरबार में भी गए थे। इन्हें आधुनिक भूगोल का महान पिता भी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या पूछता है, मार्को पोलो कहाँ के थे? इटली के यात्री। ये इतना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिलान करने में। दूसरा चीज़, ये पांड राजा, जो पांड राजा, अगर दक्षिण भारत में देखेंगे, ये पांड राजा जो है, पांड देश में या पांड राजा के दरबार में भी गए थे। और इन्होंने जो है दक्षिण भारत के सामाजिक जीवन का वर्णन किया। भाई जो जहाँ जाएगा
वहाँ की स्थितियों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढांचा का उल्लेख करेगा ही। तो दक्षिण भारत में पांड्य राज्य में गए हैं, पांड्य देश में गए हैं और इसका वर्णन किए हैं ये मार्को पोलो कहाँ के हैं? इटली के। इटली कहाँ पर आता है? यूरोप में। यूरोप का देश है। इटली में कई ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। आप भूगोल में मिलेगा, एटना मिलेगा, विसुवियस मिलेगा, स्ट्रोम्बोली भूमध्य में मिलेगा, है ना। ये सब सभी जानते हैं। अब प्रश्न इतना आसान नहीं बनता, और आसान जो बनता है वो सभी हल कर देते हैं। तो ये जान गए यहाँ तक। कौन योद्धा पांड्य देश की यात्रा पे गए थे जानकारी दे रहे हैं सामाजिक, तो मार्को पोलो। इनके साथ में हम दूसरे ओर मूव करते हैं, निकोलो डी कॉन्टी। ये भी इटली के ही यात्री हैं। ये निकोलो डी जो कॉन्टी हैं ये भी इटली के ही यात्री हैं। कहाँ के यात्री हैं? इटली के। निकोलो डी कॉन्टी, इन्होंने 1420 में दक्कन की यात्रा किया। दक्कन सभी लोग जान रहे होंगे, ये है दक्कन। तो दक्कन की यात्रा किए थे और साथ में विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के भी दरबार में गए थे। देवराय प्रथम कौन है? अगर बात करते हैं, ये दक्षिण भारत का ये बहमनी है, जो मुस्लिम एक राज्य होता था, और ये विजयनगर है, विजयनगर। तो विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के दरबार में गए थे। ये भी पूछा गया। निकोलो डी जो कॉन्टी हैं, यह किसके समय में आए हैं? तो विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के दरबार में गए थे। देवराय प्रथम के दरबार में इन्होंने यात्रा किया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तत्कालीन भारत के समाज के रीति रिवाज, रहन सहन पर इन्होंने जो लिखा है, उस समय की स्थितियाँ क्या थी समाज में, रहन सहन, है ना, रीति रिवाज, सामाजिक स्थितियों के बारे में ज़्यादा वर्णन किया है। तो ये इतना जानिएगा इसमें। दक्कन की यात्रा, निकोलो डी कॉन्टी इटली के, देवराय प्रथम के, इतने ही, इससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं। बाद में हम और क्लियर से बताएंगे। एक है फर्नाओ नूनिज। ये फर्नाओ नूनिज भैया कौन है? ये पुर्तगाली यात्री। अभी तक आपने देखा, 2 यात्री दिखे थे। निकोलो डी कॉन्टी दिखे थे, वो कहाँ के थे? इटली के। ये फर्नाओ जो नूनिज हैं, ये पुर्तगाल के यात्री हैं और साथ में घोड़े का व्यापारी भी थे। ये निकोलो, क्या नाम है, फर्नाओ नूनिज पुर्तगाल के हैं। 1535 से 37 में ये विजयनगर के शासक, जो अभी हमने बताया ये दक्षिण भारत में विजयनगर है, विजयनगर के शासक अच्युत राय के दरबार में आए थे। इसके पहले जो आए थे वो विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के समय में आए थे, है ना। ये किसके दरबार में आए थे? अच्युत राय के दरबार में आए थे। वहाँ तत्कालीन स्थितियों के बारे में ये जानकारी देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। फर्नाओ नूनिज कहाँ के हैं? पुर्तगाल के यात्री, घोड़े के व्यापारी, विजयनगर के शासक अच्युत राय के दरबार में आए थे। ये कई बार पूछे गए प्रश्न है। वन लाइनर भी और स्टेटमेंट बना करके निम्न कथनों पर विचार करिए, या उसको कथन कारण में भी बना सकते हैं। समझे रहेंगे तो कॉन्सेप्ट के साथ उत्तर हल होगा, नहीं समझेंगे तो उत्तर हल होना मुश्किल। आगे हम इब्न बतूता को बताएंगे, लेकिन इसके बताने के पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, यदि YouTube चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी मित्रों में फटाफट शेयर कर दें। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इब्न बतूता की अगर हम बात करें, इब्न बतूता ये मोरक्को का निवासी था। अब आप पूछेंगे मोरक्को कहाँ पर है?
विश्व में 7 बड़े महाद्वीप, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया सभी जानते हैं। एशिया के बाद में दूसरा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। ये है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इसके उत्तर में देखेंगे आपको मिलेगा यूरोप महाद्वीप। यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि। इस जिब्राल्टर जल संधि के उत्तर में आपको स्पेन मिलता है और इसी जिब्राल्टर के ठीक दक्षिण में आपको मिलता मोरक्को। इसी मोरक्को की राजधानी राबात है। ये मोरक्को के ही निवासी थे। तो एक बार पूछ लिया था कि इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी यूरोप, मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया, इस तरीके का। तो मोरक्को लड़का तो पढ़ के गया, लेकिन अब मोरक्को जान नहीं रहा कहाँ के। मोरक्को समझ में आ गया, हमने जियोग्राफी से इसको कनेक्ट करा दिया है। तो इब्न बतूता मोरक्को के निवासी थे, यात्री हैं। 1333 ईस्वी में आए थे। सभी को याद होना चाहिए, जो नहीं याद है ज़्यादातर लोगों को याद रहता है, 80% लोगों को याद रहता है। 1333 में आए थे। किसके दरबार में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे। और इनकी खास विशेषता क्या है? ये 8 वर्षों तक दिल्ली में काजी के पद पर बने रहे। काजी का मतलब अभी मैंने इसके पहले बताया है, न्यायाधीश, जज। और कहाँ के जज बने थे? दिल्ली के। इसका मतलब मुख्य जज का पद इन्हीं के पास था और 8 वर्ष तक थे। बाद में इन्हें मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन का राजदूत बनाकर भेजा भारत की ओर से, यानी कि अपनी ओर से चीन का राजदूत बनाकर भेजा। इन्होंने एक पुस्तक लिखा इब्न बतूता ने। इस पुस्तक का नाम है रेहला। ये किस भाषा में लिखा गया? रेहला अरबी भाषा में लिखा गया है। कई बार पूछा गया रेहला किस भाषा में लिखा गया है। रेहला का पूरा नाम किताब उल रेहला है। किताब उल रेहला ये यात्रा वृत्तांत है। क्या है? यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत है। तो यात्रा वृत्तांत मतलब कि जैसे जैसे यात्रा किए, जैसे जैसे आए, जो जो देखा इन्होंने घटनाएं यात्रा के दौरान, सब उन्होंने लिख डाला और उसका नाम दिया रेहला। क्या नाम दिया? रेहला। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही है और ये राजदूत बना के कहाँ भेजेंगे? चीन। काजी के पद पर रहे थे, याद कर लेना है आपको। आगे देखेंगे अब्दुल रज्जाक, ईरान का रहने वाला व्यक्ति। अब्दुल रज्जाक, ये है अब्दुल रज्जाक। कहाँ के हैं? ईरान के। ईरान के भैया। ईरान का पहले प्राचीन काल में उसका नाम फारस हुआ करता था। जैसे भारत का नाम प्राचीन काल में कई हुए करते थे। हालांकि हमारे संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में 2 ही नाम मिलता है, इंडिया अर्थात भारत। हालांकि इस समय इंडिया और भारत शब्द को भी लेकर विवाद चल रहा है। समझ में आ रहा है ना हमारी बात? तो उस समय ईरान का क्या नाम होता था? फारस। तो ये फारसी विद्वान हेरात के रहने वाले। हेरात कहाँ आता है? ईरान में ही आता है हेरात। हे और रात को अलग नहीं करिएगा। हेरात जगह का नाम है। हेरात कहाँ पे आता है? ईरान में। ये ईरान के ही, यानी कि हेरात के ही अब्दुल रज्जाक हैं। ये अब्दुल रज्जाक फारसी विद्वान, ईरान के विद्वान। और ये भी विजयनगर के दरबार में, विजयनगर के शासनकाल में, विजयनगर जो था ये हिंदू राज्य था एक, और इसके बगल में था बहमनी, ये मुस्लिम राज्य था। और ये विजयनगर हिंदू राज्य। ये विजयनगर समाप्त हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया।
आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, जो जा रहे हो विजयनगर कब बर्बाद हुआ, कब तहस नहस हुआ, इसको किसने अपनी खुली आंखों से देखा था, विजयनगर की तबाही, कौन सा ऐसा युद्ध था और किसके किसके बीच में हुआ था। जो बगल बगल में होगा वही तो होगा ना। ये विजयनगर और बहमनी दोनों राज्य के बीच में नहीं होगा। बहमनी राज्य और विजयनगर इन्हीं दोनों के बीच में, दोनों बगल बगल पड़ोसी हैं। तो देखिए युद्ध होगा कि नहीं, बताइए कमेंट करके जल्दी से। तो आगे हम मिलेंगे 1565 में तालीकोटा का युद्ध होगा या राजसी तंगड़ी का युद्ध होगा, जिसमें विजयनगर पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया, तहस नहस हो गया। तो विजयनगर, ये वही विजयनगर अभी बर्बाद होने के पहले, यानी कि 1442 से 43 के बीच में, ये तो बर्बाद होता है 1565 में। 1442 से 43 के बीच में यहाँ का विजयनगर का शासक देवराय द्वितीय थे। उन्हीं के दरबार में ये आए थे, ये महोदय अब्दुल रज्जाक। किसके दरबार में आए थे, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अब्दुल रज्जाक कहाँ के यात्री हैं, ईरान के या हेरात कहिए, ये फारस के विद्वान, फारस के कह सकते हैं। किसके दरबार में आए, देवराय द्वितीय। और देवराय द्वितीय कौन थे, ये विजयनगर। हम इसका मतलब आगे एक टॉपिक मध्यकाल में और आपको मिलेगा, थोड़ा सा जोड़ा जाएगा, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर। विजयनगर से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बहमनी से भी बनता है, विजयनगर से ज़्यादा तुलनात्मक रूप से। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक है ख्वाजा महमूद गमा, लेकिन इसके पहले हम देखेंगे मतलौसा सदाई और मजमौल बहराई, ये दो पुस्तक हैं। ये दो पुस्तक किसने लिखा है, इन्होंने ही लिखा है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब्दुल रज्जाक का पुस्तक है मतलौसा सदाई और मजमौल बहराई, दो पुस्तकें इन्होंने लिखा है और दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद करिएगा जरूर। आगे देखिए, अभी तक जितने यात्री मिले थे आपको, कोई ईरान का मिला है, कोई फारस का मिला है, कोई मोरक्को का मिला है, लेकिन ये पहले अभी ये यात्री मिल रहे हैं जो भारत में आए थे, और ये एक नए देश से, नई जगह से दिख रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस देश है, रूस। इनका नाम है इथनैसियस निकोतीन। ये रूस के यात्री हैं। कहाँ के हैं, रूसी यात्री हैं। सबसे बड़ी विशेषता, रूस की राजधानी सभी लोग जान रहे होंगे, मॉस्को, बताने की आवश्यकता नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, उस युद्ध के कारणों पर चर्चा करें, ये IR में आएगा। क्या कारण थे, अब कारण तो सभी सुने हैं, युद्ध हो रहा है, लेकिन कारण क्या थे। केवल इतना कहने से काम नहीं बनेगा कि यूक्रेन का नाटो में शामिल हो जाना, नाटो की शक्ति का विस्तार, तो दुई लाइन हो गया ना। 150 शब्द में आएगा, 250 शब्द में, 200 शब्द में कैसे लिखेंगे। लिखने का टेक्निक भी यहाँ बताया जाता है, कैसे लिखेंगे। 150 शब्द का क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, 250 का, 200 का क्वेश्चन कितने में लिखेंगे, या उस पर एस्से आ गया 800 शब्दों में, तो कैसे आप लिखेंगे अच्छे नंबर लाने के लिए, ये भी यहाँ पे बताया जाता है। उस पे सब पर मैं विस्तार पे चर्चा करूंगा, एक एक टॉपिक आने दीजिए समय, एक एक करके विस्तार पे। इतना अच्छे से समझ में आएगा कि आप सबको बताएंगे धीरे धीरे। अभी आप देखते जाइए। ये कौन है, इथनैसियस निकोतीन। ये कहाँ की यात्री है, रूस की यात्री। क्लियर हो गया। ये 1470 के आसपास दक्कन की यात्रा किए थे, साथ में बहमनी दरबार में भी गए थे। वहाँ की सेना, वहाँ के लोगों को जीवन से संबंधित जो भी देखें वो अपनी किताब में लिख दिए। एक यात्री रूस के, तो इसलिए इनका भी नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इथनैसियस निकोतीन कहाँ के यात्री, रूस के, और किसके दरबार में गए थे, बहमनी के दरबार में पहुँचे थे, विजयनगर नहीं जा पाए थे।
यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी तो किसी को कोई डाउट हो तो बोलें। हैव यू एनी प्रॉब्लम्स? ओके, आगे हम चलते हैं। हमारे पास देखिए एक पुस्तक और मिलता है कश्मीर का इस इतिहास के बारे में। अगर देखेंगे कश्मीर के इतिहास के बारे में थोड़ा सा, ये साहित्यिक में है, विदेशी यात्री में नहीं है, ये साहित्यिक वाले का क्षेत्र का है। जोन राज, ये जोन राज भैया कौन है? ये पुस्तक लिखे जोन राज, राज तरंगड़ी इन्होंने भी लिखा है। और उसे राज तरंगड़ी का जो लेखक है मुख्य रूप से कल्हड़, कल्हड़, और उसे एक नाम मिलता जुलता मिलेगा, बिल्हड़। बिल्हड़ दोनों अलग अलग हैं, कल्हड़ अलग, बिल्हड़ अलग। कश्मीर का इतिहास देते हैं। यह जो है कश्मीर के हैं, लेकिन इनका इतिहास कश्मीर से नहीं मिलता। अभी हम वर्तमान पे इन पे चर्चा नहीं करते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। लेकिन इतना जानिए दोनों अलग हैं, दोनों ने अलग लिखा है। एक कल्हड़ ने क्या लिखा है? राज तरंगड़ी। जो सबसे पहले राज तरंगड़ी किसी ने लिखा है तो कल्हड़ ने लिखा है सबसे पहले। और कल्हड़ के राज तरंगड़ी से कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। और इसमें कुल 8 तरंगे, अगर ये पूछ लिया गया राज तरंगड़ी में कुल कितनी तरंगे हैं? 8 तरंगे। तरंग मतलब जैसे अध्याय होता है वैसे 8 तरंगे। तो सबसे पहले तरंगड़ी किसने लिखा है? कल्हड़ ने। किस भाषा में लिखा होगा? क्योंकि शुरुआत में जो लिखे जाते थे पुस्तकें सब संस्कृत में लिखे जाते थे। इसका मतलब राज तरंगड़ी संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है। यहां तक याद हो गया ना? देखिए राज तरंगड़ी जो जोन राज ने जो लिखा है, इसको दूसरी राज तरंगड़ी कहते हैं। इसका मतलब समझिए, कल्हड़ ने कुछ लिखा होगा, उसके बाद में भाई पृथ्वी पर एक सीमा तक रहेंगे लोग ना, सबको जाना पड़ेगा, बुलावा आएगा तो। उनके बाद में दूसरे जब वो चले गए, दूसरे ने उस राज तरंगड़ी को उसी के बाद में लिखना शुरू किए, फिर कुछ बाद में तीसरे ने, चौथे ने, ऐसे ऐसे। अब ये जो जोन राज हैं, ये जैनुल आबदीन के दरबार में रहते थे। ये पूछा गया प्रश्न है। जोन राज किसके दरबार से संबंधित थे? किसके समय के, किसके समकालीन थे? जैनुल आबदीन। और ये जैनुल आबदीन कौन थे? जम्मू कश्मीर के शासक। क्लियर हो गया कि नहीं? जम्मू कश्मीर के क्या थे? शासक थे। तो उन्हीं के समय के से समकालीन। एक है श्रीवर, इन्होंने भी राज तरंगड़ी लिखा। इसका मतलब उसके आगे लिखेंगे तो पहला हो गया ये, दूसरा ये, तीसरा राज तरंगड़ी। इसमें देखिए इन्होंने जो लिखा था वो अलग था। ये देखिए 1148 से लेकर 1459 तक का इतिहास, ये जो जोन राज ने जो लिखा है उससे पता लगता है। 1459 से लेकर 1486 तक का समय जो श्रीवर ने लिखा तीसरी राज तरंगड़ी के रूप में, उसमें जानकारी मिलता है। फिर आगे एक अभी और आते हैं, आगे एक और आते हैं, ये परजा भट्ट और सुख, परजा भट्ट और सुख, ये भी राज तरंगड़ी लिखे हैं। इनकी राज तरंगड़ी चौथी राज तरंगड़ी है। क्लियर हो गया? अभी हमने बताया राज तरंगड़ी कितने तरंग हैं? 8 तरंग है। तो ये चौथी राज तरंगड़ी हो गया। यहां तक इंपॉर्टेंट है, श्रीवर ने क्या लिखा? राज तरंगड़ी। जोन राज ने क्या लिखा? राज तरंगड़ी। कहाँ का इतिहास देता है? जम्मू कश्मीर का। इसमें 1486 से लेकर 1498 ईस्वी AD के बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा अगर देखेंगे हमारे पास साहित्यिक स्रोत में पुस्तक में ही है, तो वहाँ पे थोड़ा सा इधर हो गया था। तो जो चंद बरदाई का नाम सुने होंगे आप लोग, चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के समय में थे। चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो लिखे हैं। जयानक का भी नाम आपने सुना होगा। जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा है। इसका मतलब क्या है?
चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो, जयानक ने पृथ्वीराज विजय। इसका मतलब चंदबरदाई हो या जयानक हो, ये दोनों पृथ्वीराज चौहान के ही दरबार में रहते थे। उसमें एक दरबारी कब होंगे और एक जो है मतलब उस तरीके के उनके राजघराने के कभी जो प्रकार के कभी कई लोग होते थे। तो ये दोनों लोग उन्हीं के समकालीन थे, उन्हीं के दरबार में ही रहते थे। क्या नाम इनका, जयानक हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखा है। पूछा गया कई बार पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक या जयानक क्या लिखा है, पृथ्वीराज विजय। चंदबरदाई क्या लिखे हैं, पृथ्वीराज रासो। इसमें किसके बारे में जानकारी मिलता है, इसमें जानकारी मिलता है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को जो है तीसरा जो चौहान आए हैं पृथ्वीराज के नाम से, दो इसके पहले हो चुके थे, तीसरे वाले को पृथ्वीराज चौहान कहते हैं। इसका मतलब चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलता है। चौहान वंश कहाँ पे शासन करते थे, चौहान वंश को चाहमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चाहमान। ये साकम्भरी में शासन करते थे। अजमेर, आमेर वाला जो क्षेत्र है, अजमेर, अजमेर मतलब आमेर वाले क्षेत्र में साकम्भरी, वहाँ साकम्भरी का एक देवी का मंदिर है, साकम्भरी देवी का मंदिर, उन्हीं के नाम पर साकम्भरी पड़ा था। आगे हम मिलेंगे, आगे विस्तार पर इस पर चर्चा किया जाएगा, एक एक टॉपिक पर, सभी चीज़ों पर, प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक, सब पर। तो विस्तार से देखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बना रहे, एग्जाम में आप सफल हो जाएं। ताकि यहाँ तक क्लियर हो गया। राजस्थान के या राजपूताना कहिए या चौहान वंश के बारे में इससे जानकारी प्राप्त होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए। वीडियो को आप लोग सब फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमारे पास मध्यकालीन इतिहास जानने का एक नया स्रोत, एक नया साधन, एक नया साक्ष्य आता है, जिसे हम लोग कहते हैं पुरातात्विक। पुरातात्विक का मतलब क्या होता है, जो अनेक इमारतें बनी हैं, इमारतें मतलब स्थापत्य कला की जो देन है, अनेक प्रकार की इमारतें, बिल्डिंगें या जो कहिए महल जो भी बने हैं, उसमें कुछ चित्रकारी किया गया, कुछ लिखा गया, कुछ लिपियां हैं। तो उनको देखने से, उनको पढ़ने से, अध्ययन करने से पता लगता है कि मध्यकाल में इस तरीके की व्यवस्था थी। उसमें जो इतिहासकार हैं वो इसी के बारे में, इतिहासकार के बारे में इससे संबंधित जानकारी जुटाएं और किताब में उससे लिखा। तो ये हमारे पास है पुरातात्विक साक्ष्य। ये पुरातात्विक साक्ष्य में हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत में अगर बात करते हैं, अनेक इमारतें बनी हैं। दिल्ली सल्तनत में अनेक इमारतें बनी और वो इमारतें अभी भी हैं। जैसे अगर देखेंगे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो बनवाया कुतुब मीनार भी है, बाबर का लाल महल देखे, वो क्या नाम है, बलबन का लाल महल देखेंगे, कई चीज़ें ऐसे, हजार स्तंभ वाला महल देखेंगे, तो बहुत चीज़ें देखेंगे, अलाई दरवाज़ा है ना, अलाई तालाब, कई चीज़ ऐसे देखेंगे जिससे हमें पुरातात्विक साक्ष्य के साधन मिलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुब्बत उल इस्लाम। ये कुब्बत उल इस्लाम है। ये कुब्बत उल इस्लाम जो है अलाउद्दीन क्या नाम उनका, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया इंडो इस्लामिक परंपरा का पहला स्थापत्य है। इंडो इस्लामिक हम क्यों कहते हैं, इंडो इस्लामिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इस्लामिक परंपरा पर, इस्लामिक मतलब ये लोग ज़्यादातर इस्लाम कानून वाले हैं, शरीयत वाले हैं, मुस्लिम लोग हैं। ये अपनी संस्कृति, ज़्यादातर ईरान से लोग आए, ज़्यादातर अपनी संस्कृति को ये लेकर आए, अपनी संस्कृति में ही बनवाएं।
लेकिन ज़्यादातर इन लोगों ने अपना नया नहीं बनवाया। जो भारत में हिंदू या जैन मंदिर, हिंदू मंदिर या जैन मंदिर, जो भी मंदिर थे, हिंदू हो या जैन मंदिर हो, या कोई विद्यालय रहा हो संस्कृत का, ज़्यादातर भारत में संस्कृत में पढ़ाई होती थी, उसी को तोड़ करके उसी के ही सामग्री से, मटेरियल से अपना स्थापत्य कला का कार्य पूरा करने लगे। तो कुछ प्राचीन चीज़ें बची हुई है, कुछ नई चीज़ें उसी में बना दी गई। तो उसका अध्ययन करने से पता लग गया कि कुछ उसमें इंडो मतलब इंडियन के हैं, भारत के, कुछ भारतीय इस्लामिक परंपरा की हैं, दोनों का मिक्सचर है, मिश्रण है। ये कुब्बत उल इस्लाम, ये पहला ऐसा स्थापत्य है, भारत का पहला ऐसा स्थापत्य है जो इंडो इस्लामिक परंपरा में बनने वाला मस्जिद है। हालांकि इसके पहले कई मस्जिदें बनी हुई थी, लेकिन वो जो मस्जिदें थी वो दूसरे हिसाब की बनी थी। ये इस्लामिक परंपरा में, इंडो इस्लामिक परंपरा में बनने वाली पहली स्थापत्य कला का नमूना है। दिल्ली में है, दिल्ली वाले जरूर देखें, जो दिल्ली में पढ़ रहे हैं, दिल्ली में हैं, इसका अध्ययन करें, देखें। यूपीएससी या पीसीएस निकालना अलग चीज़ है, इसका अध्ययन करना, देखना अलग चीज़ है। तो एक बार देखें क्या चीज़ है। तो भारत में प्रारंभिक तुर्की शासकों ने हिंदू एवं जैन मंदिरों को नष्ट करके उन्हीं की अवशेष सामग्रियों से मस्जिद का निर्माण कराया, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुब्बत उल इस्लाम का, एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवा दिया। 2.5 दिन का झोपड़ा एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया। एक मस्जिद है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, एक मस्जिद है। ये किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। वहाँ पे पहले क्या था, विक्रम षष्ठम जो है, या विक्रमादित्य कहिए, विक्रमादित्य षष्ठम के नाम से प्रसिद्ध थे, वो वहाँ पे एक संस्कृत विद्यालय बनवाए थे। उस संस्कृत विद्यालय को इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वा दिया और उसी के ही स्थान पर, उसी के सामग्री से, उसी के ऊपर उसे एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। तभी तो 2.5 दिन में बन सकता है, अन्यथा 2.5 दिन में कोई इमारत नहीं बन सकता। यदि आज का 3D प्रिंटिंग जो बना रहा, अनेक प्रकार की इमारतें, 3D वाला जो 3D प्रिंटेड अनेक प्रकार की इमारतें बन रही हैं, 2.5 दिन में नहीं बना सकती है विज्ञान भी कोई भी इमारत। तो ये 2.5 दिन में बनकर तैयार हो गया। तो ये कहाँ पर 2.5 दिन का, ये अजमेर में है, अजमेर में भैया 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुब मीनार का निर्माण इसी ने ही कराया। ये कहाँ पर, दिल्ली में, सभी जानते हैं। ये इंडो इस्लामिक परंपरा की शैली ये है। इतना जानकारी, इससे हमको मध्यकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? आगे हम चलते हैं, इसको नोट करना है, आप सबको समझना है। देखिए इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये सिकंदर लोदी का जो मकबरा है, बहुत महत्वपूर्ण दिख रहा है आपको, सिकंदर लोदी का मकबरा। ये सवाल, सिकंदर लोदी का मकबरा किसने बनवाया होगा और कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये दिल्ली में है, बाहर कहीं नहीं है। दिल्ली में बहुत इमारतें, चूँकि दिल्ली में ही राजधानी हुआ करती थी, इसीलिए तो इसका नाम दिल्ली सल्तनत पड़ा है। दिल्ली सल्तनत क्यों पड़ा? चूँकि दिल्ली इसकी राजधानी हुआ करती थी। तत्कालीन अन्य इमारतों में बलबन का लाल महल, जो बलबन ने अपने लिए राज्याभिषेक के समय, राज्याभिषेक के लिए एक महल बनवाया था जिसमें वो रहेगा, उसका नाम था लाल महल। दूसरी चीज अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया अलाय दरवाजा, मुबारक शाह खिलजी ने बनवाया ऊखा मंदिर। ये ऊखा मंदिर ये भी दिल्ली में ही है, पूछा गया कई बार, ऊखा मंदिर दिल्ली में है, किसने बनवाया था? मुबारक शाह खिलजी, खिलजी वंश में ही है मुबारक शाह खिलजी, है ना। ऊखा मंदिर दिल्ली में नहीं, ये बयाना राजस्थान में है। ऊखा मंदिर, ऊखा मस्जिद, ऊखा मस्जिद ये कहाँ पर है? राजस्थान में है, बयाना में, राजस्थान। तो
ऊखा मस्जिद कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। इसके साथ में देखेंगे ये गयासुद्दीन जो तुगलक है, इसका मकबरा भी बना है। तुगलकाबाद का किला, सिकंदर लोदी का मकबरा, ये कहाँ पर, सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली में ही है। तो ये सब, मोठ का मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट है, मोठ का मस्जिद ये भी दिल्ली में है, दिल्ली। ये ऐसे कई हमारे पास इमारतें हैं, स्थापत्य हैं, जिनसे हमको मध्यकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ तक तो सब जान गए हैं। मोठ का मस्जिद याद कर लीजिएगा, कहाँ पर है, दिल्ली में है। सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में है। आगे हम मिलेंगे ऊखा मस्जिद कहाँ पर है, ऊखा मस्जिद कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। मोठ का मस्जिद कहाँ पर है, दिल्ली में है। सिकंदर लोदी के बारे में विस्तार में देखेंगे। अलाई दरवाज़ा और क्या नाम, लाल महल, ज़्यादातर इसमें दिल्ली में स्थापित हैं। हम आगे विस्तार में चर्चा करेंगे क्या क्या है। थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं, बस यही, इतना बहुत ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। अब एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, वीडियो पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, अपने सभी मित्रों पे क्या करिए, इसको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।